हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम देखेंगे स्पेक्ट्रम का पार्ट 2, मतलब लेक्चर 2। और पुर्तगीज़ हम देख रहे थे, तो देखते हैं कैप्चर ऑफ हुगली से आगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो एक जो फरमान था ऑन द बेसिस ऑफ एन इम्पीरियल फरमान, जो कि किरकास 1579 में था। तो जो पुर्तगीज़ थे वो सेटल हो गए थे रिवर बैंक के पास, जो कि एक मतलब अगर आप देखेंगे विच वॉज अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम सतगांव इन बंगाल टू कैरी ऑन देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। यानी कि जो वो रिवर बैंक के पास सेटल हो गए थे, और वो सतगांव से मतलब एकदम पास ही थे, मतलब जहाँ से वो एकदम ट्रेड वगैरह कर सकते हैं इजीली, है कि नहीं। और जैसे जैसे साल ख़त्म होते गए तो उन्होंने अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लिया, और काफ़ी ज़्यादा बिग बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट करी, मतलब अगर आप देखेंगे। और सतगांव से वो न्यू पोर्ट जो था उसको भी, मतलब अगर आप देखेंगे, माइग्रेट हुए, जिसको हम जानते हैं हुगली के नाम से। और मोनोपोलाइज करा इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट को, बिल्ड करे कस्टम हाउसेस खुद के लिए, स्टार्ट करा एनफोर्सिंग स्ट्रिक्टली जो ड्यूटी वगैरह लगाते थे वो टैबाको पे। और ये बन गया था एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल ट्रेड का, और जो कि मतलब स्टार्ट हुआ था लगभग 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। जो पुर्तगीज थे वो सिर्फ पैसा नहीं बना रहे थे, मतलब नॉट ओनली मेड मनी एज अ ट्रेडर, वो स्टार्ट भी कर रहे थे क्रूअल स्लेव ट्रेड जैसी चीज़ें भी वो परचेज कर रहे थे, और सीज कर रहे थे हिंदू एंड मुस्लिम के चिल्ड्रन को, जिनको वो ब्रॉटअप कर रहे थे एज ए क्रिश्चियन। और इसी समय पे काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने दो स्लेव गर्ल्स, जो मुमताज़ महल की, यानी कि दिस इज टू स्लेव गर्ल्स ऑफ मुमताज़ महल, ओके। और 24 जनवरी 1632 को जो मुगल थे उन्होंने सीज करना स्टार्ट कर दिया हुगली को, और एंड करा इनका कैप्चर 3 महीने बाद। शाहजहां ने ऑर्डर दिया कि ये जो बंगाल गवर्नर है कासिम खान, वो कुछ एक्शन लें इनके पुर्तगीज़ के खिलाफ, और जो सीज है हुगली का वो फाइनली लेड टू द पुर्तगीज फ्लीइंग। और जो मुगल्स थे उन्होंने सफ़र करा काफ़ी ज़्यादा लॉस, 1000 मैन उनके मारे गए, लगभग 400 लोग प्रिजनर्स बना दिए गए आगरा में। और प्रिजनर्स को ऑफर करा गया कि या तो आपके पास ऑप्शन है कि कन्वर्ट कर दीजिए इस्लाम में, या उनके आप क्या बन जाइए, स्लेब्स बन जाइए, ठीक। और जो प्रोसिक्यूशंस था क्रिश्चियंस का वो कंटिन्यू रहा फ्रॉम टाइम बीइंग, और वो धीरे धीरे मतलब ख़त्म होने लगे, डाउन होने लगे ग्रेजुअली। तो डिक्लाइन जो था पुर्तगीज़ का अगर देखा जाए तो 18th सेंचुरी में जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने अपना जो कमर्शियल इन्फ्लुएंस था वो पूरी तरीके से खो दिया था। हालांकि थोड़े मोड़े उनके ट्रेड वगैरह चल ही रहे थे, बट इतने नहीं चल रहे थे। और अगर आप देखें तो जो ये हुगली था वो यूज़ करा जा रहा था कुछ पोर्टुगीज़ के द्वारा एक एज अ बेस पायरेसी के लिए, यानी कि चोरी चकारी के लिए बे ऑफ बंगाल में। और अगर आप देखते हैं तो जो पोर्तुगीज़ थे इनका जो डिक्लाइन था उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। तो जो लोकल एडवांटेजेस जो कि ली जा रही थी पोर्तुगीज़ के द्वारा भारत में, वो रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो पावर थी, पावरफुल डायनेस्टीज थी वो आने लगी थी इजिप्ट में, पर्शिया में, नॉर्थ इंडिया में। और राइज हुआ काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट का, जो कि मराठास जो थे एक इमीडिएट नेबर्स थे इनके। तो मराठास ने कैप्चर कर लिया था सालसेट एंड बेसिन 1739 में पोर्तुगीज़ से। और जो रिलीजियस पॉलिसीज थी पुर्तगीज़ की, जैसे कि सच एज द एक्टिविटीज़ ऑफ जीसस, उन्होंने एक राइज दिया पॉलिटिकल फियर्स का। यानी कि इन सब कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो इनका डिक्लाइन होना यहाँ से स्टार्ट तो हो गया था, ठीक। पुर्तगीज़ की पॉलिसी थी एक वही कि कन्वर्जन की क्रिश्चियनिटी में, और जिसने कि एक बहुत ज़्यादा एक मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला लोगों के बीच में कि अरे ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और कुछ इनकी डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, वो भी उसके खिलाफ भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन करा। और सी पायरेट्स वगैरह वाली चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बढ़ने लगी थी, एरोगेंस था इनका, वॉयलेंस काफ़ी अच्छे से बढ़ने लगा था कि एक नेक्स्ट लेवल पे। और जो डिस्कवरी थी ब्राज़ील की, उन्होंने इनको डाइवर्ट कर दिया था कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पोर्तुगल टू द वेस्ट, यानी कि अब ये वेस्ट की तरफ थोड़ा सा मुड़ना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ब्राज़ील की डिस्कवरी हो गई थी। और जो यूनियन था दो किंगडम्स का, जैसे कि स्पेन एंड पोर्टुगल 1580-81 में, ड्रैगिंग द स्मॉलर किंगडम इनटू स्पेन वॉर्स, यानी कि स्पेन की वॉर्स वगैरह भी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हुआ, ठीक।
स्पेन वॉर्स हो गई थी जिस जैसे इंग्लैंड एंड हॉलैंड वगैरह के साथ, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोर्तुगीज़ की जो मोनोपोली थी ट्रेड की भारत में उसको इम्पेक्ट करा। अर्लियल मोनोपोली जो थी वो भी अगर आप देखेंगे एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से इनको इम्पैक्ट चीज़ें कर रही थी, क्योंकि ये जो कुछ ऐसी गतिविधि कर दे रहे थे जो कि लोगों में आक्रोश पैदा कर रही थी और लोग इनके खिलाफ खड़े होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक, अगर आप देखते हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें मतलब बेसिकली हालांकि हाँ ये था कि गोवा में ये थोड़ा सा लास्ट तक रुके थे, गोवा बाद में जाकर लिबरेट हुआ 1680 के आसपास में। बाकी इनका जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया था। ठीक, क्योंकि इनकी गतिविधियों के कारण खासकर। ओके, चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्तुगीज़। कुछ हिस्टोरियन ऑब्जर्व करते हैं कि जो इनका आना था पोर्तुगीज़ को उन्होंने स्टार्ट करा क्या यूरोपियन एरा, एक इमरजेंस हुआ नेवल पावर का, और जो चोलास थे उनमें भी एक नेवल पावर वगैरह आपको देखने को मिलती है। बट ये पहली बार फॉरेनर पावर थी जो कि इस तरीके से सी के रूट के थ्रू आई थी। ठीक, और जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने शिप लेके आए, और ये पहला ऐसा स्टेप था जिनने की गेन करी मोनोपोली ट्रेड में। और अगर देखते हैं तो जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने डिक्लेयर करा उनका इंटेंशन कि वो रूल नहीं करेंगे एक्सेप्ट देयर ओन, एंड दे वर नॉट इंटेंड ऑन गेटिंग अ डिसिसिव एडवांटेज ओवर द इंडियंस एंड ओवर द इंडियन ओशन ट्रेडिंग सिस्टम। यानी कि वो इतना ज़्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे एक इंडियन ओशियन पे और इंडियंस का। मालाबार जो कर मतलब 16th सेंचुरी में जो मालाबार थे यानी कि जो पोर्तुगीज़ थी उन्होंने अपना शो करी मिलिट्री इनोवेशन। उन्होंने मतलब यूज़ करा बॉडी आर्मर्स का, मैचलोकमैन का, गन्स का, जो कि शिप के थ्रू आई थी, लैंड करी थी यहाँ पर। और जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने कंटिन्यू करा कि जो ये मुग़ल यूज़ करें फील्ड गन्स का, आर्टिलरी, ये वाली जो चीज़ें थी वो थोड़ी प्रचलित में आ गई थी, ऐसे समझ लो। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इनका मिलिट्री कंट्रीब्यूशन। ठीक, और इसके अलावा अगर आप देखें तो और क्या कंट्रीब्यूशन था जो पोर्तुगीज ने क्या करा कि एक ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री ऑन द स्पेनिश मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस करा 1630 में काउंटर करने के लिए डच प्रेशर को। ठीक, और ये जो प्रैक्टिस थी इस तरीके की वो पहली बार अडॉप्ट करी गई थी फ्रेंच के द्वारा एंड इंग्लिश के द्वारा, और बाद में मराठास के द्वारा इस्तेमाल करी गई एंड सिक्स के द्वारा, और काफ़ी आर्मीज़ के मतलब सिपाहियों के द्वारा। ठीक, और एक ये न्यू टूल बन गया था। सॉरी यार, थोड़ी सी तबीयत खराब सी है इस वजह से। एक न्यू टूल बन गए थे एम्पायर्स के लिए भारत में, और जो पोर्तुगीज़ थे वो मास्टर हो गए थे एक इम्प्रूव टेक्निक्स के सी में। और मल्टी डेक्ड शिप आपको देखने को मिलेंगे, हैवीली कंस्ट्रक्टेड और डिज़ाइन करे गए थे। ओके, और अगर आप देखते हैं तो बाकी तो इतना कुछ खास है नहीं। ठीक, इंडियन बिल्डर्स ने अडप्ट करा इनका जो बिल्डर्स अडप्टेड ऑन यूज़ इन पोर्तुगीज़ ने स्किल दिखाई। बेसिकली क्रिएशन करा रॉयल आर्सेनल्स का, डॉकयार्ड्स का मेंटेनेंस करा, रेगुलर सिस्टम अपने पायलट्स मैपिंग वगैरह, ये सारी चीज़ों का जो कि शिपिंग में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक, और जो मुगल्स थे एंड जो मराठास थे वो काफ़ी ज़्यादा लगातार सीख रहे थे काफ़ी सारी चीज़ों को पोर्तुगीज़ से। ठीक, ओके। इंडिया में जो मेमोरी ऑफ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन थी और जो क्रूएलिटी थी डिट्रैक्ट करी गई अदर कंट्रीब्यूशन जो कि मेड करे गए थे ये पोर्तुगीज़ के द्वारा कल्चरल फील्ड में, और काफ़ी ज़्यादा मिशनरीज आए एंड चर्च वगैरह के टीचर वगैरह भी आए इंडिया के अंदर में। ठीक, पेंटर आए, कार्वर आए, स्कल्प्टर्स आए। ओके, और जो आर्ट थी सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ की वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिस्ट हुई गोवा में, और ये एक सेंटर बन गया था एक एलेबोरेट फिलग्री वर्क का।
यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेटल वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो सारा चीज़ें लोगों ने इनसे सीखा है। इसके बाद आते हैं कौन, इसके बाद स्टार्ट होते हैं डच आना। डच जो थे ये कॉमर्शियल एंटरप्राइज जो कि बेसिकली डच को आने पर मजबूर कर देता है। तो ये आते हैं और कॉर्नेलिस टी हुटमैन जो कि फर्स्ट डचमैन थे जो कि पहुंचते हैं सुमात्रा एंड बंताम। कहाँ, कब, 1596 में। 1602 में जो स्टेट्स जर्नल थे नीदरलैंड के, वो अमेलगेमेटेड मैनी ट्रेडिंग कंपनीज इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, यानी कि वो एक साथ मिला देते हैं 1602 में। जो स्टेट जर्नल थे नीदरलैंड के, काफ़ी सारी ट्रेडिंग कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला देते हैं नीदरलैंड की, ठीक। और ये जो कंपनी थी वो एम्पावर होती है, मतलब एक तरीके से वॉर वगैरह भी करना स्टार्ट कर देती है, कंक्लूड करती है काफ़ी सारी ट्रीटीज़ वगैरह, जिससे कि वो पोजेशन कर सके टेरिटरी को, ठीक। डच का अगर सेटलमेंट देखें तो जैसे ही ये अराइव हुए इंडिया में, तो डच ने फाउंड करी इनकी फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम जो कि आंध्रा में 1605 में। और दे वेंट ऑन इस्टेब्लिशिंग ट्रेडिंग सेंटर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिर ट्रेडिंग सेंटर्स भी इधर उधर डिफरेंट पार्ट में भारत के बनाए, ओके। और ये एक थ्रेड बन गए थे पोर्तुगीज़ के लिए। उन्होंने कैप्चर कर नागापट्टनम जो कि मद्रास के पास है चेन्नई में, पोर्तुगीज़ से, और इसको अपना एक मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया साउथ इंडिया के अंदर। और जो डच थे उन्होंने इस्टेब्लिश करी फैक्ट्रीज कोरोमंडल कोस्ट पे जो कि गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में। 1609 में इन्होंने ओपन करा फैक्ट्री को पुलिकत में, नॉर्थ ऑफ मद्रास में। और इनके जो अदर प्रिंसिपल फैक्ट्रीज थे इंडिया में, जैसे कहाँ पे, सूरत में स्टार्ट करी 1616 में, बेमलीपट्टनम 1641 में, कराईकेल 1645, चिंसुरा 1653, बारानगर, काशिम बाजार जो कि मुर्शिदाबाद में, बालासोर, पटना, नागपट्टनम में 1658 में, कोचिन में 1663 में। और काफ़ी ज़्यादा अलग रिडिस्ट्रीब्यूटिव मतलब और ट्रेड वगैरह वाली चीज़ों में और पार्टिसिपेट करा इन्होंने। आइलैंड वगैरह लिए फार ईस्ट एंड वेरियस आर्टिकल्स एंड मर्केंडाइज चीज़ें करने लगे भारत से। इन्होंने कैरी करा इंडिगो मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ, यमुना वैली में और सेंट्रल इंडिया में। एंड टेक्सटाइल का, एंड सिल्क लेके आए, मतलब सिल्क का कहाँ से करा, बंगाल से, गुजरात से, एंड कोरोमंडल से। सॉल्ट पैटर का बिहार से, ओपियम एंड राइस का गंगा वैली से। यानी कि ये इस तरीके की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में चीज़ें में इंडल्ज हुए थे अलग अलग जगह से। एंग्लो डच राइवलरी, इस समय पे क्या होता है कि जो इंग्लिश थे वो राइज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ईस्टर्न, राइजिंग टू प्रोमिनेंस इन द ईस्टर्न ट्रेड। और ये एक सीरियस चैलेंज बन जाते हैं डच के लिए। और धीरे धीरे कॉमर्शियल राइवलरी स्टार्ट हो जाती है और वो एक ब्लड वॉरफेयर में कन्वर्ट हो जाती है। जो क्लाइमैक्स था एनिमिटी का बिटवीन द डच एंड द इंग्लिश, वो ईस्ट में वो वॉज रीच्ड एट अम्बोइना जो कि एक प्लेस है प्रेजेंट डे इंडोनेशिया में, जहाँ पे जो डच हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, विच द डच हैड कैप्चर्ड फ्रॉम द पोर्तुगीज इन 1605। यानी कि जो चीज़ डच ने कैप्चर करी थी पोर्तुगीज ने 1605 में एम्बियोइना इंडोनेशिया में, तो वो एक मतलब लड़ाई का रीज़न बन जाती है इंग्लिश मैन और डच में, ओके। यहाँ पे लगभग विच दे मैस्कर्ड लगभग 10 इंग्लिश मैन एंड 9 जापानीज इन 1623। ये जो इंसिडेंट था वो फर्दर इंटेंसिफाइड कर देता है राइवलरी को दो यूरोपियन कंपनीज के बीच में, ठीक। और काफ़ी ज़्यादा वॉरफेयर के बाद ये जो दोनों पार्टीज़ थी वो एक कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं 1667 में, जहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रिटिश होते हैं वो एग्री होते हैं कि वो विड्रॉ कर देंगे अपना सारा क्लेम इंडोनेशिया पे, एंड जो डच हैं वो हट जाएंगे कहाँ से, भारत से, ठीक। रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया टू कॉन्क्रीट ऑन देयर मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड इन इंडोनेशिया। यानी कि हाँ, उन्होंने बोला हम इंडोनेशिया से हट जाएंगे, उन्होंने बोला कि हम भारत से हट जाएंगे, ठीक। और फिर वो मोनोपोलाइज कर लेते हैं अपने ट्रेड को ब्लैक पेपर में, स्पाइसेस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था इंडियन कमोडिटीज़ जो कि डच ट्रेड करते थे, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस एंड ओपियम। डिक्लाइन डच का भारत में, तो डच थे वो विड्रॉ कर लेते हैं इनटू द ट्रेड ऑफ मलाय आर्कीपेलागो, ओके। मतलब ये यहाँ पे ट्रेड करने के कारण ये यहाँ से भारत से विड्रॉ कर लेते हैं। और फिर एक थर्ड एंग्लो डच वॉर जो होता है 1672 में 1674 के बीच में, ये कम्युनिकेशन बिटवीन किस किस के बीच में होती है,
सूरत एंड द न्यू इंग्लिश सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे, जो कि गोट कट ड्यू टू विच देयर 3 होम बाउंड इंग्लिश शिप्स वर कैप्चर्ड इन द बे ऑफ बंगाल बाय द डच फोर्सेस। मतलब जो डच फोर्सेस हैं वो इंग्लिश मैन के ये शिप वगैरह को कैप्चर कर लेते हैं बे ऑफ बंगाल वगैरह में। तो फिर वो कम्युनिकेशन वगैरह भी कुछ स्टार्ट होती है, लेकिन फिर वही है कि रिटेलिएशन भी होता है फिर इनके इंग्लिश मैन के द्वारा, जिसकी वजह से डिफीट हो जाती है डच की। कहाँ? बैटल ऑफ हुगली में नवंबर 1759 में, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा डच के ऊपर प्रभाव डालती है। और जो डच हैं उनका भी इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है अपनी एम्पायर को बिल्ड करने में भारत में। ठीक। और जो इनका मेन कंसर्न था वो ट्रेड का था। हालांकि जो इनका मेन कॉमर्शियल इंटरेस्ट ही ट्रेड में था। तो ये फिर दूसरे आइलैंड पे चले जाते हैं जैसे जैसे स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया वगैरह, और वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इंग्लिश, ठीक, ब्रिटिशर्स। चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, यानी कि जो फ्रांसिस ड्रेके जो कि वॉइस था वो अराउंड लगभग 1580 में द इंग्लिश जो है विक्ट्री कर लेते हैं स्पेनिश अरमेडा पे। 1588 में वो जनरेट करते हैं एक न्यू सेंस ऑफ एंटरप्राइज। ठीक। इनक्रेज करते हैं अपने सेलर्स को कि वो अब ईस्ट की तरफ भी जाएं। तो एज द नॉलेज जो थी वो प्रॉफिट की आने लगी थी पोर्तुगीज़ वगैरह के द्वारा ईस्टर्न ट्रेड में, इंग्लिश ट्रेडर भी चाहते थे उधर जाना। ठीक। तो 1599 में एक जो ग्रुप था इंग्लिश मर्चेंट्स का, वो कॉलिंग दैमसेल्फ द मर्चेंट एडवेंचर्स, वो अपने आप को मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जानते थे। उन्होंने एक कंपनी फॉर्म करी और 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने एक इशू करा चार्टर और राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग कंपनी के नाम पे, नेम्ड द मतलब गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। तो ये इस तरीके का एक चार्टर इशू करा गया रानी के द्वारा, और ये फिर इधर भारत की खोज में कई भारत की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुए। इनिशियली लगभग जो मोनोपोली थी 15 साल की इनको ग्रांट करी गई, विच इन मई 1609 वॉज एक्सटेंडेड, और फिर वो बाद में एक्सटेंड कर दी गई रानी के द्वारा। यानी कि पहले 15 साल के लिए एक्सटेंड करी गई, फिर दोबारा और एक्सटेंड करी गई एक नया चार्टर करके। और जो डच थे वो ऑलरेडी कॉन्क्रीट कर चुके थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ईस्ट इंडीज़ में, और जो इंग्लिश थे वो आ गए थे धीरे धीरे, तो फिर उन्होंने डच को आगे स्टार्ट करा हटाना। ठीक। प्रोग्रेस कैसे हुई इंग्लिश कंपनी की? फुटहोल्ड इन ईस्ट एंड साउथ। जो कैप्टन हॉकिंस थे वो अराइव करते हैं जहांगीर के कोर्ट में अप्रैल 1609 में, और जो मिशन था वो इस्टेब्लिश करते हैं मतलब एक फैक्ट्री सूरत में, बट वो सक्सीड नहीं हो पाते। मतलब ये इनका मिशन था कि यहाँ पर सूरत में कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे, बट वो नहीं हो पाता कब? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोजीशन हो जाता है पुर्तगीज़ की तरफ से, और हॉकिंस जो है वो आगरा चले जाते हैं न, वो आगरा को लेफ्ट कर देते हैं इन नवंबर 1611। और 1611 में जो इंग्लिश वो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग मसूलीपट्टनम में, साउथ ईस्टर्न कोस्ट जो है भारत का, और वहाँ पे एक इस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्री 1616 में। और लगभग 1612 में क्या होता है कि जो ये कैप्टन थॉमस बीस्ट वो डिफीट करते हैं पुर्तगीज़ को सूरत के पास, और इससे इम्प्रेस्ड हो जाता है जहांगीर, और उनका परमिशन दे देते हैं इंग्लिश को कि वो लगभग अर्ली 1630 में कि वो अपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं फैक्ट्री सूरत पे अंडर थॉमस एडवर्स्ट। और 1615 में सर थॉमस रॉय जो कि आते हैं एक एम्बेसडर के थ्रू, मतलब एक एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट, कहाँ? जहांगीर के कोर्ट में, और वो रहते हैं लगभग फरवरी 1619 तक। और वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं कॉमर्शियल ट्रीटी करने में मुगल एम्परर के साथ, बट ये एबल होते हैं कि एक सिक्योर कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रिविलेजेस, काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल जाती हैं, और कुछ परमिशंस भी मिल जाती हैं फैक्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच में। और जो इंग्लिश कंपनी थी उनके पास एक स्मूथ प्रोग्रेस, और यहाँ से ही मतलब एक जो स्मूथ प्रोग्रेस थी वो तो नहीं हो रही थी, बट हाँ एक प्रोग्रेस तो होने लगी थी, क्योंकि उसको वहाँ पे डच और जो पुर्तगीज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मतलब मौजूद थे एक तरीके से। बट इन्होंने सिचुएशन चेंज होनी होती गई और इनको फेवर मिलता गया काफ़ी सारी चीज़ों का, तो इन्होंने वर्चस्व बनाना अपने स्टार्ट कर दिया। बॉम्बे जो थी वो इनको बॉम्बे हैड बीन गिफ्टेड टू किंग चार्ल्स, यानी कि किंग चार्ल्स सेकंड के द्वारा बॉम्बे को गिफ्ट करा गया। मतलब बॉम्बे जो थी वो गिफ्ट करेगी किंग चार्ल्स सेकंड को किंग ऑफ पोर्तुगल के द्वारा एज अ डोरी, जिस टाइम पे चार्ल्स जो है वो मैरी करते हैं किससे? जो पुर्तगीज़ की प्रिंसेस थी कैथरीन 1662 में,
और बॉम्बे के ऊपर क्या हो जाता है, और फिर बाद में ये जो बॉम्बे है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है एक एनुअल पेमेंट के लिए, यानी कि 10 पाउंड का देना होगा ओनली 1688 में, एनुअल पेमेंट वो भी। बाद में क्या होता है, ये जो बॉम्बे था वो एक हेडक्वार्टर बन जाता है, और वो शिफ्ट बाय शिफ्टिंग द सीट ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे इन 1687, यानी कि वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में क्या होता है कि वो अपनी सीट को मूव कर देते हैं, यानी कि सूरत से बॉम्बे आ जाते हैं, और ये काफ़ी एक तरीके से एक हेडक्वार्टर बन जाता है वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का। और यहीं पे एक टेक सो देयर वाज अ टेकेट पीस किस किस के बीच में, इंग्लिश एंड पोर्टुगीज के नाम, मतलब दोनों के बीच में थोड़ी सी एक शांति सी भी हो जाती है फिर। बट अगर आप देखेंगे तो एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जैसे कि मेंशन करा गया था पहले भी, ठीक, कि वो उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा राइवलरीज तो हो रही थी, क्योंकि इंग्लिश भी नहीं चाहते थे कोई और प्रॉफिट भी कमाए। इंग्लिश कंपनी थी, उसकी जो पोजीशन थी वो इम्प्रूव हो रही थी, जस्ट लाइक इम्प्रूव हुई थी, खासकर तो गोल्डन फरमान से जो कि इशू करा गया था इनको सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के द्वारा 1632 में, लगभग ऑन अ पेमेंट ऑफ, कितने पेमेंट दे करना था, 500 पकौड़ास का हर साल। और उन्होंने अर्न करा एक प्रिविलेज ट्रेडिंग का फ्रीली, कहाँ पे, पोर्ट्स में गोलकोंडा के, ठीक। एक जो मेंबर था मसूलीपट्टनम काउंसिल का, जो जो ब्रिटिश मर्चेंट थे, जस्ट लाइक द ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे इन 1639 रिसीव्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रगिरी परमिशन, वो परमिशन पा लेते हैं चंद्रगिरी के रूलर से, जिससे कि वो बिल्ड कर सकें एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री मद्रास में। बाद में ये बन जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, एंड रिप्लेस करते हैं मसूलीपट्टनम को एज अ हेड क्वार्टर ऑफ द इंग्लिश सेटलमेंट इन साउथ इंडिया। और इसके बाद क्या होता है, जो इंग्लिश थे वो एक्सटेंड करते हैं अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को ईस्ट में, और स्टार्ट कर देते हैं फैक्ट्रीज हरिहारपुर महानदी डेल्टा में और बालासुर में उड़ीसा में 1633 में। फुटहोल्ड इन बंगाल, बंगाल जो था एक लार्ज एंड रिच प्रोविंस था भारत में, और एडवांस था ट्रेड एंड कॉमर्स में, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल था बंगाल के, मतलब कंट्रोल ओवर बंगाल नेचुरली अपीयर्ड एक ऐसा समझ सकते हैं काफ़ी एक इम्पोर्टेंट महत्व प्ले करता था, खासकर प्रॉफिट वगैरह में भी अगर देखा जाए तो इंग्लिश मर्चेंट्स के लिए बंगाल जो था एक इम्पोर्टेंट प्रोविंस था मुगल एम्पायर का भी। शाह सूजा जो कि सूबेदार थे और गवर्नर थे बंगाल के 1651 में, वो अलाउ करते हैं इंग्लिश को ट्रेडिंग के लिए बंगाल में। और एनुअल पेमेंट कितना, 3000 रुपये, सारी ड्यूटीज़ वगैरह ये सारी लगा के जो फैक्ट्रीज थी बंगाल में वो स्टार्ट होती है हुगली 1651 में, और अदर प्लेसेस पे जैसे कासिम बाजार पटना, राजमहल, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और भी फरमान्स मिल जाते हैं। और ये जो कंपनी है वो बिजनेस करती है और ऑब्स्ट्रक्ट Nevertheless, despite the privileges of the Brahman, the company business was now and then obstructed by custom officers इन द लोकल चेक पोस्ट, मतलब वो जो जितने भी कस्टम ऑफिसर्स वगैरह थे उनके द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा पेमेंट वगैरह मांगते हैं, टोल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से वो चेंज करती है पॉलिसी में। और जो कंपनी है वो चाहती है कि वो फोर्टिफाइड सेटलमेंट करे हुगली में, ठीक। उनके लिए ज़रूरी भी हो गया था। फिर बाद में जो विलियम हेजिस थे, जो कि फर्स्ट एजेंट थे एंड गवर्नर थे बॉम्बे के, बंगाल के अंदर में, वो अपील करते हैं शाइस्ता खान से, जो कि मुगल गवर्नर थी बंगाल के, अगस्त 1682 में, अपनी ग्रीवांस को बताते हैं कि वो क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उनकी अपील से कुछ भी नहीं हो पाता है, ओके। और जो हॉस्टिलिटीज़ थी इंग्लिश एंड मुगल्स के बीच में वो भी ब्रोकआउट हो जाती हैं। लगभग 4 साल बाद हुगली वॉज सैक्ड बाय द इम्पीरियल मुगल्स इन अक्टूबर 1686, और जो इंग्लिश हैं वो रिटेलिएट करते हैं, मतलब कुल मिला के वो मुगल्स जो है हुगली को कैप्चर कर लेते हैं लड़ाई उड़ाई करके, तो जो मुगल हैं वो इंग्लिश जो रिटेलिएट करते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं इम्पीरियल जो फोर्ट होते हैं थाना में, जो कि मॉडर्न गार्डन रीच है, रेड करते हैं हिजली में ईस्ट की तरफ, जो कि मिदनापुर में। और फिर वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा राइवलरी फिर स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। हालांकि जो इंग्लिश को फोर्स करा गया कि वो हुगली को लीव करें, और उनको एक अनहेल्थी लोकेशन जो कि माउथ ऑफ रिवर गंगा के पास था वहाँ उनको भेज दिया जाता है।
और जो मुग़ल रेड करते हैं हुगली पे, तो जो जोब चारनोक करके एक कंपनी एजेंट थे, वो स्टार्ट करते हैं नेगोशिएशंस मुगल्स के साथ, और फिर रिटर्न करते हैं प्लेस पे जिसको सुल्तानुती बोलते हैं। चारनोक जो कि एक साइन करते हैं ट्रीटी मुगल्स के साथ फरवरी 1690 में, और रिटर्न होते हैं सुल्तानुती में 16 और जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो इस्टेब्लिश होती है फेब 10 1691 में। और जो एक डे था इंपीरियल फरमान वो इशू होता है, जो कि परमिट करता है इंग्लिश को कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं कंटेंटेडली अपना ट्रेड बंगाल में। 3,000 रुपये का पेमेंट करना होगा, वही 1 साल का। और जो एक ज़मींदार थे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, जो ज़मींदार थे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में शोभा सिंह, वो रिवेल करते हैं सब्सिक्वेंटली। और इंग्लिश जो थे प्रिटेक्स्ट दे वर लुकिंग फॉर टू फोर्टिफाई द सेटलमेंट एट सुल्तानती इन 1696, मतलब वो सेटलमेंट के चीज़ें सोच रहे होते हैं कि हाँ भाई सेटलमेंट वगैरह हो जाए लगभग। तो 1698 में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश सक्सीड करते हैं परमिशंस, और वो बाय करते हैं ज़मींदारी 3 गाँवों के, सुल्तानती, गोविंदपुर एंड कालीकत, यानी कि जो काली घाट है, उनके ओनर से, और लगभग उनको 1,200 रुपये पेमेंट करते हैं। और जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट है वो करने स्टार्ट कर देते हैं फोर्ट विलियम, जो कि ईयर 1700 में। और ये इनकी एक सीट बन जाती है ईस्टर्न प्रेसिडेंसी में कोलकाता, विद सर चार्ल्स आयर एक इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। फर्रुखशियार फरमान 1750 में जो इंग्लिश मिशन था वो लेड करा जा रहा था जॉन सुरमान के द्वारा टू द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पर फर्रुखशियार, और वो सिक्योर करते हैं 3 फेमस फरमान, गिविंग द कंपनी मैनी वैल्यूएबल प्रिविलेजेस, काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस दे दिए जाते हैं। बंगाल में, गुजरात में, हैदराबाद में जो फरमान था वो ऑब्टेन करा जाता है, और इसी चीज़ को मैग्ना कार्टा बोला जाता है कंपनी का। और इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो क्या थी, इन बंगाल जो कंपनीज के जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट था वो एग्जाम्प्टेड कर दिया गया था एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ से। और एनुअल पेमेंट था लगभग 3,000 रुपये का, जो कि सेटल करा गया था पहले ही। और जो कंपनी था उनको परमिशन दे दी गई थी कि वो दस्तक इशू कर सकते हैं पासिस ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन सारे गुड्स का। और जो कंपनी थी उसको परमिट कर दिया गया था कि वो मतलब वो जो था वो रेंट कर सकती है काफ़ी ज़्यादा लैंड अराउंड कोलकाता। और जो हैदराबाद में उन्होंने रिटेन करी थी अपनी एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस ऑफ फ्रीडम ड्यूटीज़ इन ट्रेड एंड उनको उन्होंने मतलब हालांकि रेंट वगैरह तो देना पड़ता ही था, लेकिन खाली मद्रास को। और सूरत में एनुअल पेमेंट लगभग 10,000 रुपये का, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एग्जाम्प्ट करा गया काफ़ी सारी ड्यूटीज़ से। और इट वॉज डिक्रीड दैट जो कॉइन थे कंपनी के मिंटेड होंगे बॉम्बे में, वर टू हैव करेंसी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। और इसी के चलते हुए जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मैनेज करा काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग कंसेशन बंगाल में मुग़ल अथॉरिटी से, काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी वगैरह ये सारी चीज़ें करके। और इंग्लिश ने अगर आप देखेंगे फ्रेंच के साथ भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वड़ाई लड़ी और उनको भी हटाने की पूरी कोशिश करी, ठीक। और हालांकि यही इनके कॉम्पिटिटर बच गए थे फ्रेंच जो थे, लेकिन इनको भी इन्होंने कम्प्लीटली हटा ही दिया था। मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनीज, इंग्लिश का जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1688 में, तो जो विक्स थे, विक्स विद देयर एनहेंस्ड इन्फ्लुएंस अपोज्ड करते हैं मोनोपोली को ईस्ट इंडिया कंपनी की, और एक राइवल कंपनी फॉर्म होती है जो कि विज डेप्यूटेड, जो कि सर विलियम नॉरिस को एक एज ए एम्बेसडर बनाते हैं कोर्ट ऑफ औरंगजेब, मतलब औरंगजेब के दरबार में, जो कि रहते हैं जनवरी 1701 से 1702 अप्रैल तक। और ये ट्रेडिंग प्रिविलेजेस वगैरह लेते हैं अपने लिए। और न्यू कंपनी जो थी वो एक हावर प्रूफ्ड ऑफ फेल्यूर, ये जो न्यू कंपनी उन्होंने बनाई थी वो एक फेल्यूर हो जाती है, बट ठीक है। अंडर प्रेशर आता है इनके ऊपर क्राउन का और पार्लियामेंट का, जो 2 कंपनीज थी वो अमेलगेमेट कर गई थी, फिर 1708 में मतलब मिला दिया गया था, किस टाइटल के नाम से, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ करके। और ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट बोलेंगे यही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बन जाती है 1708 से 1873 तक, जो कि इस्टेब्लिश होती है ब्रिटिश पॉलिटिकल, मतलब विच वॉज टू इस्टेब्लिश ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, यानी कि यहीं से ही आपको पता चल जाएगा कि यहीं कुछ चीज़ों से ब्रिटिश की पॉलिटिकल पावर भारत में इस्टेब्लिश होने स्टार्ट कर जाती है, ठीक।
फ्रेंच फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया। हालांकि जो फ्रेंच ऑल्थो द फ्रेंच हार्वर्ड अ विश टू इंगेज इन द कॉमर्स ऑफ द ईस्ट सिंस द ओपनिंग ईयर, मतलब फ्रेंच भी चाहते थे कि भाई हम भी ट्रेड वगैरह करें स्टार्टिंग से ही 16th सेंचुरी के, बट जो अपीयरेंस था इंडियन कोस्ट पे वो काफ़ी ज़्यादा इनका लेट होने लगा था। लेकिन फिर भी फ्रेंच जो थे आते हैं, और ये लास्ट यूरोपियंस थे जो कि भारत में आए थे विद द पर्पस ऑफ ट्रेड। और इनका जिस समय पे वो लुइस 14 का एक वो चल रहा था रेन, यानी कि काल चल रहा था एक तरीके से। तो जो फेमस मिनिस्टर थे कोलबर्ट लेड वो फाउंडेशन रखते हैं कैंपेगनी डेस इंडेस ओरिएंटल्स, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 में, जहाँ पे जो किंग है वो भी अपने डीप इंटरेस्ट दिखाते हैं। और जो कैंपेगनी डेस इंडीज ओरिएंटल्स उनको ग्रांट होता है 50 साल की मोनोपोली फ्रेंच ट्रेड भारत के अंदर एंड पैसिफिक ओशियंस में। और जो फ्रेंच किंग थे वो भी ग्रांट करते हैं कंपनी को एक कंसेशन परपेचुटी आइलैंड के लिए मेडागास्कर एज वेल एज किसी अदर टेरिटरीज के लिए भी, यानी कि ऑब्वियसली बात है जब आप किसी देश से बाहर आओगे आपको अपने राजा से परमिशन तो लेनी पड़ेगी, जैसे इंग्लिश महारानी से परमिशन लेके आए थे। और जो कंपनी थी वो भी स्पेंड करती है अपनी काफ़ी मनी, काफ़ी ज़्यादा मनी ऑन रिसोर्सेज, और रिवाइव करने की कोशिश करती है कॉलोनीज़ को अपनी मेडागास्कर में। लेकिन कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और 1667 में जो फ्रैंकोइस कार्मन थे वो हेड करते हैं एक्सपेडिशन भारत के लिए और सेटअप करते हैं फैक्ट्री सूरत के अंदर में। और जो एक मरकरा थे जो कि एक पर्शियन थे वो कंपनी करते हैं कैरोन को और फाउंड करते हैं अनदर फ्रेंच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 में। ऑब्टेन करते हैं एक पेटेंट सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से। 1673 में क्या होता है कि जो फ्रेंच वो ऑब्टेन कर लेते परमिशन शाइस्ता खान से जो कि मुगल सूबेदार थी बंगाल की, और इस्टेब्लिश करते हैं टाउनशिप चंद्रनागौर में कलकत्ता के पास। पौंडीचेरी जो कि एक नर्व सेंटर था फ्रेंच पावर का भारत के अंदर में, 1673 में शेर खान लोधी जो कि गवर्नर थे वलीकोंडापुरम के अंडर दी विजयपुर सुल्तान, ये ग्रांट करते हैं फ्रैंकोइस मार्टिन को, ग्रांटेड फ्रैंकोइस मार्टिन द डायरेक्टर ऑफ द मुस्लिम फैक्ट्री अ साइट फॉर सेटलमेंट। सेटल मतलब वही है कि उनको बोल देते कि हाँ भाई तुम यहाँ सेटल हो सकते हो। जो पौंडीचेरी था वो भी फाउंड होता है 1674 में, और इसी साल फ्रैंकोइस मार्टिन जो कि रिप्लेस कर देते हैं कारून को एक फ्रेंच गवर्नर के रूप में। जो फ्रेंच कंपनी थी वो इस्टेब्लिश करती है अपनी फैक्ट्रीज अदर पार्ट्स में भी भारत के, और खासकर पर्टिकुलरली कोस्टल रीजन्स में। और जो माहे कराईकल और जो बालासुर एंड कासिम बाजार थे वो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन जाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इन सारी चीज़ों का मतलब इन सारी जगहों का चार्जेस लेने के बाद जो पुडुचेरी का 1674 में फ्रैंकोस मार्टिन जो थे वो डेवलप करते हैं एक इसको एक एज अ प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस, और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है फ्रेंच का भारत में। अर्ली सेटबैक्स जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को लगे थे, जो फ्रेंच की जो पोजीशन थी भारत में वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई थी, काफ़ी ज़्यादा वॉर वगैरह लड़ने पड़े जस्ट लाइक डच एंड फ्रेंच को आपस में, और अलाइंस भी करने पड़े इंग्लिश वगैरह के साथ। रिवॉल्यूशन हुआ 1688 का, जो डच थे उन्होंने कैप्चर करा पुडुचेरी को 1693 में। ट्रीटी ऑफ रिस्बिक हुई जो कि कंक्लूड होती है सितंबर 1697 में, वो रिस्टोर्ड करती है पुडुचेरी को, वो मिल जाता है हालांकि फ्रेंच को वो जो पुडुचेरी है जो डच ने कब्जा लिया था। और जो डच कैरिसन थे हेल्ड ऑन इट फॉर 2 more years। एक और बार फिर फ्रैंकोइस मार्टिन के अंदर में पुडुचेरी फ्लोरिश करती है और एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट बनता है फ्रेंच के लिए भारत में। अगेन देयर वॉज अ बैड टर्न, और फिर दोबारा से एक बैड टर्न आता है फ्रेंच कंपनी के लिए भारत में, जिस टाइम पे वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है यूरोप के अंदर में। और इसके बदले में ये अपनी अबेंडन कर देते हैं फैक्ट्री जो कि सूरत मसूलीपट्टनम और बंतम में होती है अर्ली 18th सेंचुरी में। जो फ्रेंच होते हैं भारत में उनको एक अनदर सेटबैक मिलता है जिस टाइम पे फ्रैंकोइस मार्टिन की डेथ हो जाती है 31 दिसंबर 1706 को। रीऑर्गेनाइजेशन होता है फ्रेंच कंपनी का 1720 में, जो फ्रेंच कंपनी थी वो रीऑर्गेनाइज होती है एज अ परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज़, जो कि रिवाइव करती है अपनी स्ट्रेंथ को। और यही एक फर्दर एनहेंसमेंट था स्टीवर्डशिप का दो एक्टिव एंड वाइज गवर्नर्स का, लेनियोर एंड डुमास का 1720 एंड 1742 में। और इसके बाद जो फ्रेंच इंडिया था वो बैक्ट करा जाता है फ्रेंच पोजेशन से, मॉरिशस एंड रियूनियन जो कि साउथ इंडियन ओशियन में है हमारे, वो आज भी नहीं कही है हालांकि देखा जाए तो ये जो आइलैंड है रियूनियन खासकर। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी द कार्नेटिक वॉर्स
यानी कि सुप्रीमेसी, यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच में वॉर हुई सुप्रीमेसी के लिए, और जो कि कार्नेटिक वॉर्स आप जानते हैं, वो हम पढ़ाते हैं अब आपको। बैकग्राउंड एंड राइवलरी, क्या बैकग्राउंड था इस लड़ाई का। जो हालांकि जो ब्रिटिश थे और जो फ्रेंच थे वो इंडिया आए थे ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो ड्रॉ करने लगे थे, मतलब हाथ अड़ाने लगे थे पॉलिटिक्स में भारत की। दोनों का विजन था कि वो इस्टेब्लिश कर अपने पॉलिटिकल पावर रीजन्स के ऊपर, और जो एंग्लो फ्रेंच थे वो राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है एक ट्रेडिशनल राइवलरी इंग्लैंड एंड फ्रांस थ्रू आउट देयर हिस्ट्रीज। और ये एक आउट, और इसकी वजह से आउटब्रेक होता है ऑस्ट्रेलिया वॉर ऑफ सक्सेशन करके, और एंड होता है कंक्लूजन के साथ। 7 ईयर्स वॉर चलता है इस तरीके का। स्पेसिफिकली उसका प्रभाव आपको इंडिया में भी देखने को मिलता है। जो राइवलरी थी वो यहाँ पे 3 कॉर्नेटिक वार्स के वॉर्स के रूप में होती है, और डिसाइड होता है कि जो इंग्लिश और जो कि फ्रेंच है वो एक मास्टर हैं भारत में इन दोनों चीज़ों के। मतलब वॉर बाहर चल रही थी, लेकिन यहाँ पे भी असर देखने को मिला, ये भी आपस में लड़ने लगे थे। 1740 में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी साउथ इंडिया में वो एक अनसर्टेन हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। जो निज़ाम असफ जहाँ थे हैदराबाद के, वो एक ओल्ड हो गए थे एंड फुल एंगेज थे बैटल में मराठास के साथ वेस्टर्न टेकन में। और हालांकि जो इनके सबॉर्डिनेट थे, while his subordinate speculating upon the consequences of his death। और साउथ में जो इनका जो किंगडम था, लगभग टू द साउथ ऑफ हिज किंगडम ले द कोरोमंडल कोस्ट था, बिना किसी एक स्ट्रॉन्ग रूलर के, जो कि मेंटेन करता है एक बैलेंस ऑफ पावर। और इंस्टेड एक देयर वाज अ रिमेनेंट ऑफ द ओल्ड विजयनगर एम्पायर इन द इंटीरियर मैसूर, कोचिन एंड ट्रेवनकोर ऑन द मलाबार कोस्ट एंड इन द ईस्ट द स्मॉल। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये जो ओल्ड हो चुका था ये विजयनगर एम्पायर वगैरह, इंटीरियर्स में खासकर मैसूर, कोचिन एंड ट्रेवनकोर, मालाबार कोस्ट पर जो थे, और ईस्ट साइड में स्मॉल स्टेट थे मदुरा, जिसको मदुरई जानते हैं आप, तंजौर, थंजावुर, तिरुचिरापल्ली। तो जो डिक्लाइन था हैदराबाद का वो सिग्नल करता है कि जो एंड होने लगा मुस्लिम एक्सपेंशनिज्म का, और इंग्लिश एडवेंचर ने अपना प्लान रेडी कर लिया था इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए। और हालांकि जो मराठा किंगडम था तंजौर का, वो प्रोवाइड करता है कि जो ये पेशवा थे पुणे के, वो एक्सक्यूज़ करते हैं इंटरफेरेंस का, ठीक कि हम भी इसमें इंटरफेरेंस करते हैं। तो लड़ाई के कारण धीरे धीरे उत्पन्न होने लगे थे वही है कि हमको ये हथियाना है, हमको ये हथियाना है एक तरीके से। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो कि 1740 से 48 तक चलता है। बैकग्राउंड क्या था कि जो कार्नेटिक नाम दिया गया था वो यूरोपियंस के द्वारा दिया गया था, क्योंकि जो कोरोमंडल कोस्ट था उसकी वजह से। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो एक्सटेंशन था एंग्लो फ्रेंच वॉर का, जो कि यूरोप में चल रही थी, जो कि एज अ बाय द ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक, इमीडिएट कोज क्या था कि जो फ्रांस था वो कॉन्शियस ऑफ इट्स रिलेटिवली वीकर पोजीशन इन इंडिया, वो कॉन्शियस था अपनी वीकर पोजीशन जो हो रही थी उसकी भारत में, उसको लेके, और एक्सटेंशन करना चाहता था काफ़ी सारी चीज़ों का। लेकिन जो इंग्लिश नेवी थी अंडर बैरनेट वो सीज कर लेती है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच शिप, और इससे जो फ्रांस के जो लोग हैं वो प्रोवोक हो जाते हैं, और जो फ्रांस है वो रिटेलिएट करता है, इनको सीज कर लेता है मद्रास को 1746 में एक फ्लीट की मदद से, मॉरिशस की और आइल्स ऑफ फ्रांस की, अंडर एडमिरल किसके, अंडर एडमिरल ला बोर्डेनिस, जो कि फ्रेंच गवर्नर था मॉरिशस का। और यहीं से स्टार्ट होता है पहला कार्नेटिक वॉर। और ये जो पहला कॉर्नेटिक वॉर था वो एंड होता है 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सले चापली, जो कि साइन होती है, जो कि ब्रिंगिंग करती है ऑस्ट्रेलिया वॉर ऑफ सक्सेशन को कंक्लूजन पे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वॉर ऑफ सक्सेशन जो कि बाहर चल रहा था भारत से वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उस ट्रीटी के चलते यहाँ पे भी ये लड़ाई है यहाँ पे भी ख़त्म हो जाती है फ्रांस और इंग्लिश के बीच में। और जो मद्रास था वो बैक कर दिया गया था इंग्लिश, मतलब इनको इंग्लिशमैन को, और जो फ्रेंच था वो भी अपनी टेरिटरीज उनको मिल जाती है नॉर्थ अमेरिका में जो कि कब्जा ली गई थी। सिग्निफिकेंस क्या था, ये जो भाई जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था रिमेंबर करा जाता है बैटल ऑफ सेंट थोम के नाम से मद्रास में, जो कि हुई थी फ्रेंच फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ अनबरुद्दीन के बीच में, और जो नवाब था कार्नेटिक का, जिसके अंदर जो इंग्लिश जो कि अपील करते हैं हेल्प के लिए, एक स्मॉल फ्रेंच आर्मी अंडर कैप्टन पैराडाइज वो डिफीट कर देती है स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी को, जो कि किसके अंडर में थी, महफूज खान के अंडर में, सेंट थोम में, रिवर अडियार के पास। ये एक आई ओपनर था यूरोपियंस के लिए भारत में, जिसने कि रिवील कर दिया था कि स्मॉल डिसिप्लिन आर्मी भी आसानी से हरा सकती है एक बड़ी इंडियन आर्मी को। और मतलब काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रोल
पता चला नेवल फोर्स का भी एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट में डेक्कन में। बट सेकंड कार्नेटिक वॉर होता है भाई 1749 से 1754 के बीच में। बैकग्राउंड क्या था? बेसिकली जो बैकग्राउंड था सेकंड कर्नाटिक वॉर का वो ये था कि मतलब जो ड्यूप्लेक्स थे जो कि फ्रेंच गवर्नर थे वो सक्सेसफुली लेड करते हैं फ्रेंच फोर्सेस को फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में। वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपनी पावर को एंड फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को साउथर्न इंडिया में इंटरफेयर करके लोकल डायनेस्टी के डिस्प्यूट में और इंग्लिशमैन को हरा के। इमीडिएट कोर्स क्या था कि जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिल गई थी इनको, क्योंकि जो निज़ाम उल मुल्क था उसकी डेथ हो गई थी, जो फाउंडर था इंडिपेंडेंट किंगडम हैदराबाद का 1748 में। और रिलीज़ हो जाता है चंदा साहिब जो कि सन इन लॉ था दोस्त अली का, और दोस्त अली और जो नवाब ऑफ कर्नाटक था बाय द मराठास इन द सेम ईयर, यानी कि यहाँ से वो छूट जाता है मराठास के उससे इन्फ्लुएंस से। तो जो एक्सेशन था नासिर जंग का जो कि बेटा था नाजिम का, वो चाहता है कि वो गद्दी पे बैठा है हैदराबाद की, लेकिन इसको अपोज करा गया था मुजफ्फर जंग के द्वारा जो कि ग्रैंड सन था निज़ाम का। और वो क्लेम करता है थ्रोन पे ये कह के कि जो मुगल एम्परर थे उन्होंने उसको अपॉइंट कराया एज अ गवर्नर ऑफ हैदराबाद। लेकिन कार्नेटिक में क्या होता है कि जो अपॉइंटमेंट होता है अनवरुद्दीन खान का वो एज अ नवाब हो जाता है, जो कि रिसेंट कर दिया जाता है चंदा साहिब के द्वारा। मतलब वो इसको नहीं मानती है कि ये गद्दी पे नहीं बैठेगा, ये कार्नेटिक में हो रहा था कि अनवरुद्दीन खान को एज अ नवाब बना दिया जाता है, ठीक। लेकिन फिर इसका अपोज करा जाता है चंदा साहिब के द्वारा, और जो फ्रेंच है वो सपोर्ट करते हैं क्लेम जो था जो मुजफ्फर जंग कर रहा था, और जो चंदा साहिब थी उसको डेक्कन में एंड कर्नाटक में, यानी कि फ्रेंच जो हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं चंदा साहिब को यहाँ पर, और जो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को रेस्पेक्टिवली। और इंग्लिश जो है वो दूसरी साइड रहते हैं, इंग्लिश मैन जो कि वो नसीर जंग को फेवर कर रहे होते हैं और अनवरुद्दीन को फेवर कर रहे होते हैं, ठीक कि तुम गद्दी पे बैठो। हैदराबाद और कर्नाटक में दोनों अलग अलग जगह दो लोग गद्दी पे बैठ रहे थे, तो एक साइड को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे, एक साइड को इंग्लिश मैन सपोर्ट कर रहे थे। और जो कंबाइंड आर्मी थी मुजफ्फर जंग की चंदा साहिब एंड जो फ्रेंच की वो डिफीटेड हो जाती है एंड किल्ड कर देती हैं अनवरुद्दीन को एट द बैटल ऑफ अंबर जो कि बेल्लूर में होती है 1749 में। और जो मुजफ्फर जंग है वो बन जाते हैं सूबेदार डेक्कन के एंड ड्यूप्लेक्स जो कि वो अपॉइंट हो जाते हैं एज गवर्नर सारी मुगल टेरिटरीज का टू द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। और जो फ्रेंच आर्मी थी वो अंडर बुसी वो अपने आप को हैदराबाद में इस्टेब्लिश कर देती है और सिक्योर करती है फ्रेंच इंटरेस्ट या अपना इस लोकेशन पे। और जो जो भी टेरिटरीज थी पुडुचेरी के आसपास वो सारे जो कुछ एरियाज थे उड़ीसा कोस्ट के आसपास इंक्लूडिंग मसूलीपट्टनम वो फ्रेंच के हो जाते हैं। हैविंग फेल्ड टू प्रोवाइड इफेक्टिव असिस्टेंट टू मोहम्मद अली एट ट्रिचिनोपोली, मतलब एक असिस्टेंट नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से किसको, मोहम्मद अली को ट्रिचिनोपोली पे। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे जो कि एक एजेंट थे इंग्लिश कंपनी के, वे एक प्रपोजल रखते हैं डाइवर्सरी अटैक का ऑन द गवर्नर ऑफ मद्रास जो कि सॉन्डर्स थे। ये सजेस्ट करते हैं कि सडन रेड करेंगे आरकोट पे जो कि कैपिटल थी कार्नेटिक की, और रिलीव करेंगे जो प्रेशर है तिरुचिनोपोली का। और ये रीज़न था एक मतलब अगर आप देखेंगे ही रीज़न डेट इन सच एन इवेंट कि जो चंदा साहिब है वुड रश टू सेव हिज कैपिटल। और लगभग अगस्त 1751 में लगभग ओनली फोर्स थी कितने 210 मैनों की, जो रॉबर्ट क्लाइव है वो अटैक कर देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं आरकूट को। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था तो चंदा साहिब जो थी वो अपनी कैपिटल को बचाने के लिए भी क्या करती हैं, ऑब्वियसली बात है लड़ाई लड़ेंगे, तो उनकी जो फोर्स थी 4000 मैन की फ्रॉम तिरुचिरापल्ली वो भी आ जाते हैं। बट इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो लगभग है वो फेल्ड हो जाते हैं। गेट बैक फोर्ट, अपना फोर्ट कैसे ले सकते हैं भाई, 4000 कहाँ 210। लगभग 53 दिन तक ये चलती है, सितंबर 23 से नवंबर 14 तक। और जो अब मैसूर तंजौर एंड मराठा चीफ मोरारी राव थे वो उनका वर्चस्व खत्म हो जाता है तिरुचिरापल्ली पे। और जो क्लाइव थे एंड जो स्ट्रिंगर लॉरेंस थे इन सब का, और जो तिरुचिरापल्ली थी वो रिलीव हो जाती है। और जो जनरल लॉ फ्रांस थे वो चंदा साहिब के साथ थे, वो रिमेन कूप करते हैं इन द आइलैंड ऑफ श्रिंगम और फोर्स करते हैं सरेंडर का जून 1752 में, जिस टाइम पे मोहम्मद अली एग्जीक्यूट करते हैं चंदा साहिब को। और ब्रिटिश जो है वो मतलब अब फेल हो जाते हैं इंटरफेयर करने से इन सब चीज़ों में कि नहीं भाई अब हम नहीं लड़ेंगे। रिजल्ट क्या होता है, जो फ्रेंच अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है भाई। लड़ाई ऑब्वियसली बात है, लड़ाई लड़ोगे तो नुकसान तो होना ही है, तो फाइनेंशियली लॉस हो जाता है। और जो डिप्लेक्स की जो पॉलिसी थी
इन्वॉल्व होने की वो डिसाइड करते हैं कि अब वो नहीं करेंगे, वो रिकॉल कर लेते हैं 1754 में। और जो गुदेहू जो कि सक्सीड करते हैं डुप्लेक्स को एज द फ्रेंच गवर्नर जनरल भारत में आते हैं, वो गुदेहू जो कि अडोप्ट करते हैं पॉलिसी निगोशिएशंस इंग्लिश के साथ और एक कंक्लूड करते हैं ट्रीटी उनके साथ। और इंग्लिश एंड जो फ्रेंच है वो एग्री होते हैं कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे अब ये जो नेटिव प्रिंसेस वगैरह होते हैं इन सब के बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, टेरिटरीज का लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तमाम सारी चीज़ें हो जाती हैं। इम्प्लीकेशन क्या हुआ? एविडेंट डेट की जो काउंटेनेंस जो कि इंडियन अथॉरिटीज़ थी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर यूरोपियन सक्सेस, रेदर इंडियन जो अथॉरिटीज़ थी वो अपने आप में एक डिपेंडेंट बन गई थी यूरोपियन सपोर्ट पे। मोहम्मद अली जो थे वो कर्नाटक में और सलवार जंग जैसे कि हैदराबाद में वो एक क्लाइंट बन गए थे। मतलब कुल मिला के यार ये लोग भी अब फिर लोगों पे डिपेंडेंट नहीं हो गए थे कि लड़ाई होगी तो इनको बुलाएंगे इसको ऐसा करेंगे, तो ये भी लोग भी डिपेंडेंट बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक। थर्ड कार्नेटिक वॉर होती है 1758 में, 1763 तक चलती है। बैकग्राउंड वही था यूरोप में जिस टाइम पे ऑस्ट्रिया चाहता था कि वो रिकवर करे सिलेसिया को 1756 में। और 7 ईयर्स का वॉर चलता है 1756 से 1763 तक। ब्रिटेन एंड फ्रांस एक बार फिर अपोजिट साइड में आ जाते हैं। कोर्स ऑफ वॉर क्या था भाई, कारण क्या था? तो 1758 में जो फ्रेंच आर्मी थी अंडर काउंट डी लैली वो कैप्चर्ड करते हैं इंग्लिश फोर्ट को जो कि सेंट डेविड में था। ठीक है। और वाइजियन ग्रम में था। और इस टाइम पे जो इंग्लिश थे वो ऑफेंसिव हो जाते हैं और इन्फ्लिक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा लॉस। फ्रेंच फ्लीट जो कि किसके अंडर में थी? एडमिरल डी एके एट मसूलीपट्टनम। ठीक। ये जो फ्रेंच साइड थी वो इनके अंडर में थी और इसकी वजह से इंग्लिश मैन को काफ़ी ज़्यादा लॉस वगैरह भी होता है जब लड़ाई लड़ते हैं, तो ऑब्वियसली आते हैं। यहाँ पे होती है बैटल ऑफ वेंडिवोश और ये जो डिसिसिव बैटल थी थर्ड कार्नेटिक वॉर की वो जीत ली जाती है, हालांकि इंग्लिश के द्वारा। 22 जनवरी 1760 को वेंडिवोस जो कि तमिलनाडु में है। जनरल आयरकूट जो थे इंग्लिश के वो टोटली राउटेड द फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट थॉमस आर्थर डी लैली एंड टुक बसी एज प्रिजनर, यानी कि जो कि फ्रेंच आर्मी इनके अंडर में थी काउंट के, वो उसको पूरी तरीके से हरा देते हैं। और जो बसी थे उसको एज अ प्रिजनर बना लेते हैं। और जो पौंडीचेरी थे वो गैलेंटली डिफीट कर दी जाती है लैली के द्वारा लगभग 8 महीने तक, और बिफोर ही सरेंडर ऑन जनवरी 16 1761। लॉस होता है जिंजी का एंड माहे का। और जो फ्रेंच पावर थी वो इंडिया में वो रिड्यूस होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि सारी टेरिटरी ब्रिटिश के अंडर में आने लगी। ये हारते गए वो जीतते गए। ठीक। और इनके काफ़ी लोगों को इन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर भी बना दिया, लंदन तक ले गए इनको। ठीक। बाद में रिटर्न कर दिया गया था, वो अलग चीज़ है। ठीक। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर थी उसमें क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस हुई 1763 में और रिस्टोर करा गया फ्रेंच को उनकी फैक्ट्रीज को भारत के अंदर में। फ्रेंच का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मतलब डिसअपियर हो गया था वॉर की वजह से। और अब क्या हो गया था, जितने भी ये फ्रेंच पोर्टुगीज डच काउंटर पार्ट्स थे भारत में वो अब छोटे हो गए थे, मतलब इतना ज़्यादा उनका वर्चस्व रहा नहीं था। इंग्लिश मैन का जो वर्चस्व था वो सुप्रीम पावर बन गई थी यूरोपियन की भारत के अंदर में। ठीक। बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में। एक यूजुअली एक ये याद करी जाती है आज भी, ये हिस्टोरियंस के द्वारा भी। ये एक ऐसा इवेंट था जो कि एक अल्टीमेट ब्रिटिश रूल चालू कर देता भारत पे। ठीक। और इस चीज़ को कभी इग्नोर भी नहीं करा जा सकता, ये एक टर्निंग पॉइंट था भारत के इतिहास का ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक। और जो ये विक्ट्री थी बैटल ऑफ पोंडीबोश में, ये भी एक बहुत बड़ा रिमार्क छोड़ती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि अब कोई यूरोपियन राइवलरी रही नहीं थी जो कि इनको हरा सके, अब ब्रिटिशर्स ही रहे थे। ठीक। तो अब ये दोनों वॉर्स थी, इन्होंने इनको काफ़ी अच्छी तरीके से बैठा दिया था भारत के अंदर में। कोच क्या था इंग्लिश के सक्सेस का एंड फ्रेंच फेल्यूर का? जो इंग्लिश कंपनी थी एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी, और मतलब उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उनके पीपल में भी एंथुसियाज्म था। लेस गवर्नमेंटल कंट्रोल थी, यानी कि महारानी जैसा कह रही है वैसे ही चल रहा है, लेकिन इन सब जगह पे ऐसे ही होता था। स्टेट कंसर्न थे, ये कंट्रोल करा जा रहा था फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा, रेगुलेट करा जा रहा था इनको। डिसीजन मेकिंग काफ़ी डिले से होती थी, पॉलिसीज़ नहीं बन पाती थी। इंग्लिश नेवी जो थी वो सुपीरियर थी फ्रेंच नेवी से। ठीक। और जो इंग्लिश थे उनके 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे उनके पास, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी था। फ्रांस के जितने भी सबॉर्डिनेट थे, कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे, वो टेरिटोरियल एम्बिशंस थे। फ्रेंच कंपनी के पास शॉर्ट ऑफ फंड था।
ठीक, पैसा नहीं था। और जो ब्रिटिश थी वो कभी नहीं चाहते थे निगलेक्ट करे अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट, और हमेशा उनके पास फंड वगैरह ठीक ठाक था, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी। ठीक, मेजर फैक्टर जो था इंग्लिश का भारत में वो ये था कि सुपीरियर थे कमांडर्स ब्रिटिश कैंप में। ठीक, जस्ट लाइक जैसे सराय एयरकोर्ट, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और डिप्लेक्स थे जो कि मतलब एक आदि होते थे फ्रेंच की तरफ से जो कि ठीक ठाक थे, गवर्नर वगैरह भी। ओके, अब इसके बाद आते हैं डेनिश। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश को फिनिश कर दें क्या, हो सकता है आज इस लेक्चर में। है भी डेनिश काफ़ी है। अच्छा चलो, डेनिश को फिनिश करके फिर हम ये स्टार्ट कर देंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट अगले लेक्चर में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, स्टेब्लिश होती है 1616 में। 1620 में ही फाउंड करते हैं अपने फैक्ट्री ट्रेन क्यूबर जो कि तंजौर के पास है, ईस्टर्न कोस्ट में इंडिया के। और प्रिंसिपल सेटलमेंट वही सेरमपुर में हुआ था, कलकत्ता के पास। डेनिश फैक्ट्रीज जो थी वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी उस समय पे। ठीक, बाद में ये सोल्ड कर देते हैं अपने आप को ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1845 में। वो ज़्यादातर जानी जाती है मिशनरीज एक्टिविटीज़ के लिए, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इतना नहीं जानी जाती। इंग्लिश क्यों सक्सीड हुए थे अगेंस्ट अदर यूरोपियंस पावर, हालांकि इनका जो मेन मोटिव एक था ये ट्रेडर्स था, ट्रेडिंग वगैरह, न्यू सी रूट्स डिस्कवर कर लिए थे और मोस्ट पावरफुल बन गए थे ये 18वीं 18th सेंचुरी के आते आते। मेजर फैक्ट्रीज जो थी वो इन्हीं के पास थी, लोकेशंस भी इनके पास थी, है कि नहीं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस थे। स्ट्रक्चर और नेचर क्या था ट्रेडिंग कंपनीज का, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अमेलगमेशन करती थी, और काफ़ी ज़्यादा राइवल कंपनीज का उन्होंने अमेलगमेशन करा, कंट्रोल करा जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता था, एक इलेक्ट होते थे इसके मेंबर एनुअली। तो काफ़ी अच्छे से उनका एक प्रोसेस चलता था, शेयर होल्डिंग होती थी कंपनी में। ठीक, वोट्स वगैरह वाली चीज़ें भी होती थी उसके अंदर में। हालांकि जो ट्रेडिंग कंपनीज थी फ्रेंच वगैरह की, पोर्टुगल वगैरह की, वो लार्जली स्टेट ओन्ड थी, उनका जो नेचर था वो फ्यूडलिस्टिक था एक तरीके से। जो फ्रेंच कंपनीज थी तो जो उनका मोनार्क था उसमें लगभग 60% उसका शेयर था, डायरेक्टर वगैरह नॉमिनेट करे जाते थे मोनार्क के द्वारा ही, कोई इलेक्शन नहीं, डिसीजन वगैरह बहुत डिले हो रही है, और 2 हाई कमिश्नर्स के द्वारा क्या करा जा रहा है, डिसीजन लिए जा रहे हैं, अपॉइंट करे जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा। शेयर होल्डिंग वगैरह में इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट था नहीं, और ये सारी चीज़ें ही एक कारण था इन लोगों का भारत में सक्सेस न होने का। और ब्रिटिशर्स के पास ये सारी चीज़ें, इनको एकदम पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इनके पास पूरी अच्छी से प्लानिंग थी। नेवल सुपीरियरिटी थी, यानी कि जो रॉयल नेवी थी ब्रिटेन की वो एक लार्जेस्ट थी। और जो विक्ट्री थी अगेंस्ट द स्पेनिश आर्मेडा, अगेंस्ट द फ्रेंच एट ट्रैफलगेर, उन्होंने पुट करा रॉयल नेवी को एट द पीक ऑफ यूरोपियन नेवल फोर्सेस, यानी कि नेवल फोर्सेस जो थी वो काफ़ी तगड़ी थी इंग्लिश की। ठीक, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखेंगे तो वो स्टार्ट हो गया था 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में, और काफ़ी ज़्यादा नई नई मशीन्स आई, स्पिनिंग मशीन, स्टीम इंजन, पावर लूम, काफ़ी ज़्यादा अदर मशीन्स आई जिसका फ़ायदा मिला इनको एग्रीकल्चर में भी और मेटलर्जी में भी, और मतलब काफ़ी एक वर्चस्व हुआ इनका कंपनीज में भी। मिलिट्री स्किल थी और डिसिप्लिन था, जो ब्रिटिश सोल्जर थे वो एक डिसिप्लिन थे, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड थे। ब्रिटिश कमांडर जो थे वो स्ट्रेटजिस्ट थे, वो ट्राई करते रहते थे नए नए टैक्टिक्स वॉरफेयर में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, यानी कि उनके पास एक्यूप्ड मिलिट्री थी एकदम अच्छी तरीके से। स्मॉलर ग्रुप्स थे इंग्लिश फाइटर्स के जो कि डिफीट कर देते थे बड़ी बड़ी आर्मीज़ को चुटकियों में। स्टेबल गवर्नमेंट थी। ठीक, विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन और 1668 में जो कि ब्रिटेन था उसने विटनेस करा एक स्टेबल गवर्नमेंट। और इनका जो एक मोनार्क भी था तो एक वो काफ़ी एफिशिएंट मोनार्क था, ठीक ठाक। ठीक, और जितने भी अदर यूरोपियंस थे, नेशन थे, जस्ट लाइक जैसा फ्रांस वगैरह, उसके अंदर वायलेंट रिवोल्यूशन हो रहा था 1789 में जैसा हुआ था फ्रेंच रिवोल्यूशन। इसके बाद नेपोलियन वॉर्स वगैरह हुए, नेपोलियन ने डिफीट करा 1815 में, जिसने कि वीक कर दिया फ्रांस की पावर को, पोजीशन को। ठीक है, ऐसा ब्रिटिश के साथ नहीं हुआ, इटालियंस जो थे वो यूनाइटेड हो गए थे एज अ नेशन 1861 में। डच जो थे और स्पेनिश जो थे वो इन्वॉल्व हो गए थे,
80 ईयर के वॉर में लगभग 17th सेंचुरी में, जिसकी वजह से वीक हो गया था पोर्तुगीज इम्पीरियलिज्म। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई थी 1800 में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश के साथ नहीं हो रही थी। लेसर जील फॉर रिविलियन, ब्रिटिश जो थे वो लेस जीलियस थे, रिलीजन के बारे में लेस इंटरेस्टेड थे स्प्रेड करने में क्रिश्चियनिटी को, जितने ये लोग इंटरेस्टेड थे स्पेन पर्टिकुलर डच। ठीक, स्टार्टिंग में इन्होंने कभी किसी ये रिलीजन में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं हुआ और ये चीज़ इनको थोड़ा सा बेनिफिट भी करा था। डेट मार्केट का यूज़ करा इन्होंने। वन ऑफ द मेजर एंड इनोवेटिव रीजन जो था ब्रिटेन की सक्सेस का वो ये था 18वीं शताब्दी में और 19th सेंचुरी में, कि जो अदर यूरोपियन नेशंस थे वो इस वजह से ज़्यादा डूब गए क्योंकि डेट मार्केट का यूज़ करते थे अपने फंड करने के लिए वॉर का। जो वर्ल्ड की फर्स्ट सेंट्रल बैंक थी बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो इस्टेब्लिश करी गई थी। वो सेल करती थी गवर्नमेंट डेट को मनी मार्केट में ऑन द प्रॉमिस कि वो डिसेंट रिटर्न देंगे ब्रिटिश डिफिटिंग राइवल कंट्रीज़ को, जैसे कि फ्रांस एंड स्पेन को। और ब्रिटेन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा अपनी मिलिट्री वगैरह पे, राइवल्स वगैरह पे। और ब्रिटेन राइवल फ्रांस वो इस एक्सपेंडिचर को कभी मैच नहीं कर सकता था जितना वो एक्सपेंडिचर कर सकते थे। ठीक, और वो बैंकरप्ट होते गए, दिवालिया घोषित हो गए, पैसे की कमी पड़ गई, अब क्या ही करेंगे। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे हमारे, मतलब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिशर्स के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस होने के। तो कल हम स्टार्ट करेंगे इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट चैप्टर नंबर 4। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। इफ अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।